तो आज हम देखेंगे 2024 का जो है जुलाई में पेपर हुआ था सीटेट का, उसको कि कैसा ही पेपर आया था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये 2024 का पेपर है, ये जो है जुलाई में हुआ था जो है, उसके जो है सीडीपी के क्वेश्चंस है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ये पूछ रहा है सीसी के बारे में, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, पहला है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो। दूसरा है वृद्धि और अधिगम रिपोर्ट पोर्टफोलियो। तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। और चौथा है जो हमारा, ये है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, यानी कि कह रहा है स्टैंडर्ड जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, या फिर जो है वर्क पोर्टफोलियो, या फिर जो है ग्रोथ का और लर्निंग का। अब यहाँ पे देखेंगे जो दो चीजें पूछ रहे कह रहा है ये ग्रोथ एंड लर्निंग, यानी है कि वृद्धि और अधिगम का प्रगति जो है, प्रोग्रेस जो है वो बताना पूछ रहा है कि सीसी क्या करता है। यही काम करता है सीसी, जो ग्रोथ होती है और जो लर्निंग होती है, इसको मेजर करने के लिए जो है इवैल्यूएशन जो होता है इसका होता है। तो ये जो मूल्यांकन होगा सीसी, ये करेगा हमारा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो को। अब दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। इसके लिए जो है कारण ये दे रखा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब ये जो है कथन है इसका कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को देखना चाहिए। ठीक है, कि वो बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, वो कैसे बच्चों को देख रहे हैं। ये तो एकदम ठीक बात है, ऐसा ही करना चाहिए शिक्षकों को। अब दूसरा है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये भी ठीक है कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो आप कुछ भी जो है फिक्स नहीं कर सकते हो, डायनामिक रहनी चाहिए, चीजें स्थिर नहीं रह सकती हैं। अगर समस्या समाधान में चेंजेस तो होंगे ही, तो बात तो ये भी ठीक है, मगर इस बात का इससे जो है हमारे इस सभी कथन से इस कारण का कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, सेकंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, क्या है, अवि को अंकों की समझ नहीं है। अब अवि अपने जो है प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, किस्मत को, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी, या योग्यता का अभाव। यहाँ तो उसने कोई किस्मत की बात नहीं की है कि मैं लकी हूँ अनलकी हूँ। उसने ये भी नहीं बोला है कि मुश्किल था पेपर, जो भी है टेस्ट था मुश्किल था। तीसरा जो है कोशिश की कमी, उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने ट्राई कम किया है ज़्यादा किया। उसने सीधा कहा कि मुझे अंक नहीं समझ में आते, यानी कि इसका आंसर हो गया 4। योग्यता का अभाव, उसने साफ बता ही रहा है, वो कह ही रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ एबिलिटी। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है।
दोबारा क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। इनका जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा दृष्टिकोण होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से संबंधित हो। अब ऐसा तो नहीं होता, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो है असंबंधित हो, तो ये तो नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है आपको पता ही है, वो जेड के बारे में बता रहे थे जो है। जेड का सिद्धांत जो है ये इनका सिद्धांत है। तो ये सोशल कल्चरल के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की, सोशियो कल्चरल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित, छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन। ठीक है, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। इसको देख लेते हैं कि जहाँ पे बच्चा है उसी पर जो बेस पर उसको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद छात्रों को कोई ऐसा काम प्रदान करना जिससे वो व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि ज़बरदस्ती करने वाली बात। ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका सेकंड ही होगा। छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अगला देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। और ये जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये 2024 के जुलाई पेपर से ही मैंने लिए हैं, जो सीपीडी का पेपर था। फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा, कहाँ गया, प्रगतिशील शिक्षा हो गया आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका, रोल। ठीक है, रोल ऑफ टीचर। तो क्या करता है, शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत होते हैं, नहीं प्रगतिशील शिक्षा में नहीं होते हैं। इसमें तो क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में तो बच्चा खुद सीखता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है खुद से, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं, ठीक लग रहा है ये ऑप्शन। उसके बाद तीसरा देखते हैं, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों की त्यों लागू करते हैं, नहीं भाई, एज इट इज कभी नहीं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एज इट इज कुछ नहीं है, ये हमेशा डायनामिक रहता है। ठीक है, तो एज इट इज तो कुछ नहीं है, इसको तो भाई पहले ही काट दो। उसके बाद जो है फोर्थ है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर, स्वतंत्र रूप से कार्य तो करने देना है मगर हाल पे नहीं छोड़ना है, उनकी हेल्प करनी है, उनके हाल पे नहीं छोड़ना है, हेल्प तो करनी है, तो ये भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन हो गया सेकंड, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जो है गार्डनर की दी गई बुद्धि अवधारणा। अब गार्डनर की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूछा हुआ है, कितने तरह की इंटेलिजेंस बता रहे हैं गार्डनर। अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट करके इसमें बताना, गार्डनर कितनी तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, कई तरह की इंटेलिजेंस होती है ना, जैसे कोई मैथ में बढ़िया होता है, मैथ की इंटेलिजेंस उसकी बढ़िया होगी, कोई लॉजिक में बढ़िया होगा, लॉजिकल इंटेलिजेंस होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई म्यूजिक में होगा, ठीक, म्यूजिक की इंटेलिजेंस होगी। ऐसी इंटेलिजेंस बताई है गार्डनर ने, तो आपको मेरे को बताना है कमेंट करके। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी जो है अवधारणा किस ऑप्शन में है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं, नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया कि कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की बुद्धि होती है सब में,
तो सब एक जैसे तो है नहीं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ये तो बात सही है बिल्कुल। ये अलग अलग ही योग्यता की बात हो रही है सारी यहाँ पे। ठीक है, सारी जो हमारी बात हो रही है अलग अलग योग्यता की हो रही है। उसके बाद जो है, तो इसको रख लेते हैं अपने पास हम। उसके बाद थर्ड जो है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि का केवल एक ही आयाम नहीं, बुद्धि के कई आयाम होते हैं, ये भी गलत है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सिर्फ प्रैक्टिकल तो हर चीज में नहीं हो सकती है, थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और इसका ऑप्शन सेकंड होगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, यही गार्डनर कहता है अपने इंटेलिजेंस की थ्योरी में। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था पिछली बार। वो है, इनमें से जो है कौन सी अवधारणा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। यानी कि बच्चा जो है, इंग्लिश में देख लेते हैं नहीं समझ आए तो भाई। कौन सा जो कंसेप्ट है जो है, अकॉर्डिंग विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है बच्चे की कैसे धीरे धीरे बढ़ती हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से बताता है। पहले बच्चा चित्र देखता है, ये देख लेते हैं पहले। क्रिया आधारित, छवि आधारित, फिर संकेत आधारित। दूसरा है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। तीसरा है संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। तब इतनी तो हमको पढ़ने नहीं है सारे ऑप्शन, ये हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, और जो है ये जो है और जो है ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ब्रूनर से। और ये ब्रूनर की जो और ये जो ब्रूनर की थ्योरी है स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वहां से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। पहले बच्चे एक्टिविटी करते हैं, फिर उसको समझने लगते हैं, फिर जो है सिंबल से भी उस बात को समझ जाते हैं। एक्शन बेस्ड होते हैं पहले। ठीक है, पहले बच्चा कोई काम करता है, फिर कोई इमेज दिखाओ उस काम की उससे रिलेटेड, तो उस बात को समझ जाता है कि ये काम करना है। फिर जब उसे इशारा किया जाता है उस काम के बारे में, तो वो भी करने लग जाता है। बाकी में क्या है, ये नहीं करेगा। पहला होगा शुरू काम करके ही होगा, बच्चा काम करके ही पहले सीखेगा जो उसने प्रैक्टिकल किया होगा। 8th क्वेश्चन है, ये असर्शन वाला क्वेश्चन है। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन क्लासरूम। किसके लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। ठीक है, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, संवेग, भावनात्मक, ये सब इमोशनल। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, इसका कारण क्या है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो ये तो बात एकदम सही है। इमोशन जो है और बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो तो जुड़ी होती है काफी ज्यादा, और बच्चों को सहारा देना ही चाहिए इमोशनल रूप से, ताकि वो सीख सके बढ़िया से। तो ये तो दोनों बातें ठीक लग रही हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगी कि ए और हर दोनों सही हैं, क्योंकि ये इसको बता रहा है ना कि इस वजह से जो है ये करना चाहिए, ये जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हम शिक्षकों को करना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट।
करेक्ट बताना है कि निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास असतत प्रक्रिया है, नहीं असतत तो नहीं है। विकास चक्रीय तरीके से होता है लेकिन रैखिक नहीं होता। अच्छा ठीक है, रैखिक तो नहीं होता है, ये तो बात है कि ऐसे एक सीधी लाइन में तो नहीं होता, ये ठीक है। उसके बाद विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, नहीं ये भी नहीं होता, ये उसका उल्टा होता है। जनरल होता है, पहले सब एक ही जैसे होते हैं, ये तो जनरल से स्पेसिफिक की हो जाता है ना, ये सब एक ही जैसे पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें से जो है, पैदा तो सब एक ही जैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें से जो है सब अपना अलग अलग तरीके से ग्रोथ करते हैं जिंदगी में। तो विकास के बारे में कथन तो सही नहीं है। अच्छा, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब विकास के जो है आप पहलू बताएंगे मेरे को कमेंट में, ठीक है। ठीक है, पहलू आप मुझे बताएंगे कमेंट में, विकास के पहलू। मगर ये स्वतंत्र नहीं होते हैं भाई, ये सब आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, जिससे एक बच्चा ग्रो करता है। और ये जो है इसका आंसर होगा फिर सेकंड ही होगा, विकास चक्रीय तरीके से होता है। और यहाँ चक्रीय पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी पड़ी है, चक्रीय तो थोड़ा सा कैसा हो गया, सर्कुलर, और ये स्पाइरल होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सब, ठीक है। फिर नाइन्थ हो गया हमारा, टेंथ क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वाइगोत्स्की पूछा है, दूसरी बार है वाइगोत्स्की, वही वाइगोत्स्की जोड़ लो भाई, ZPD, ये ZPD है। अब ये क्या कहते हैं कि जो है बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, अनुकूलन द्वारा, अडेप्टेशन से, या फिर आत्मवाक प्रयोग करके, या संतुलितीकरण के द्वारा, या फिर पुनर्बलन। जो बच्चे खुद कर रहे हैं तो पुनर्बलन का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि खुद को कोई कितना पुनर्बलन देगा। ठीक, हम अपना व्यवहार संतुलित बच्चे नहीं कर सकते, और अडेप्टेशन भी बच्चे तुरंत तुरंत नहीं करेंगे, तो इसका आंसर होगा सेकंड, इनर स्पीच। बच्चे अपने आप से बात करते हैं, वैसे तो अपने आप से हम भी बात करते हैं, और बच्चे भी अपने आप से बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच, इसको हम इनर स्पीच को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। हम आपस में जो बात, अपने आप से जो बात करते हैं, इसके माध्यम से जो है बच्चे अपने व्यवहार को रेगुलेट करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है जो कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने में संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि संरचनावाद, रचनावाद, ठीक है, सही हो जाए भाई, रचनावाद, जो भी है, संरचनावाद का हो रचनावाद का हो, इसमें भरोसा जो शिक्षक रखता है वो कैसे पढ़ाएगा, कौन सा दृष्टिकोण अपनाएगा पढ़ाने के लिए, लेक्चर देगा, नहीं देगा, वीडियो दिखाएगा, दिखा सकता है मगर और ऑप्शन देख लो पहले, ठीक है, पावर पॉइंट पे प्रस्तुति, ये भी दिखा सकता है मगर इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, निर्देशित खोज, ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी।
बच्चे को खुद बोलेगा कि भाई अपना आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपना खुद कुछ खोजो, जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन खोजो। तो ये चीज़ें भी हेल्प कर सकती हैं, मगर जो बेस्ट ऑप्शन है यही है। इसका आंसर 4 हो जाएगा कि बच्चे को हम बताएंगे कि कैसे खोजना है, जहाँ जहाँ उसको समस्या आएगी उसकी हेल्प करेंगे। स्मृति सहायक विधियाँ, स्मृति सहायक विधियाँ तो हो सकती हैं भाई। ठीक है, जैसे कि आप लोग सीखते हो ना जोड़ना, किसी चीज़ को छोटा करके। जैसे वो आजकल क्या चल रहा है कर्क रेखा वाला, कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ऐसे छोटे छोटे से कविताएं बना दी, पोएम बना दी कुछ याद करने के लिए। तो ये तो फिर भी ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट मैपिंग, ये तो बढ़िया तरीका है और हमको बताना है नहीं। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत आइडियल तो नहीं कह सकते मगर ठीक है, फिर भी ये बहुत बेस्ट है। और ये भी ठीक है, विस्तृत दोहराव की बात, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया जाए, उसकी मेमोरी बना ली जाए। ठीक, तो रटने को तो नहीं कह सकते हम, प्रभावी नहीं है रटना, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा या पूछने वाला अपना पूछने का तरीका बदल देगा तो आप फेल हो जाओगे वहां पे। इसका आंसर तो नहीं होगा ये ये प्रभावी स्मृति के लिए नहीं है। लगता है कि रट लेंगे मगर ये है नहीं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच, क्या है भैया ये आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, की विशेषता नहीं है यहाँ। ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया दिखता है नॉट, विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है बताना है। ठीक है, या खुला होना चाहिए, खुला प्रश्न कई उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दे, ये तो भाई ठीक है होना चाहिए। तो ये नहीं में नहीं आएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हो, ये तो भाई लग रहा है ये कैंडिडेट है इसका आंसर होने का। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में फैक्ट नहीं, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बोल दी जाए वहाँ फैक्ट नहीं, वहाँ एमसीक्यू नहीं, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। नहीं कर दो भाई इसको, चीज को बिल्कुल नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल नहीं आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न में। ठीक है, तो ये तो नहीं हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि अगले वाले जो है ये दिख ही रहा है, विश्लेषण मूल्यांकन, ये तो और ऊपर की बात हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग में होता ही है विश्लेषण और मूल्यांकन, और यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग देता है और हमको बताना है कि नहीं देता है, तो नहीं में कौन सा जाएगा, सेकंड ही हो जाएगा। ये फैक्चुअल जानकारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वही असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में। फिर से अभिकथन, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण क्या है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, कि जो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा में शिक्षण को जो है इसके लिए पूरी रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ये तो बात एकदम ठीक लग रही है भाई, कि अगर कोई टीचर है तो उसको भाई अगर विविध जो है कल्चर के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, बात ठीक है एकदम। कक्षा में समानता
कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये तो टोटली गलत बात है। अगर बच्चे अलग अलग हैं तो स्टैंडर्ड नहीं बना सकते उसको, करिकुलम को। असेसमेंट भी जो है स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो जो है सिर्फ एक ही सही है, ए ही सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। अच्छा, गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर से याद आ गया, हमने जो है एक ऐप बनाई है जो मैंने काफ़ी मेहनत से जो है बनाई है आपके लिए। प्ले स्टोर पे डाल दिया है उसको, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक भी जो है नीचे दे दिया है उसका। उसका नाम रखा है, अभी तो मैंने एस सीटेड रखा है, मगर अभी मैं उसे चेंज करने वाला हूँ। और थोड़ा सा ये जम नहीं रहा था तो मैं उसको यू प्रेप सीटेड ही कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लगभग 15,000 एमसीक्यूज हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी थ्योरी भी है, और आप एक बार देख लीजिएगा। आप लिंक से जाके जो है मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से देख सकते हैं ऐप को, और आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ठीक लगे तो आप रिव्यू भी दे सकते हैं कि कैसी लगी आपको ऐप, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है जब वह एक कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है। एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन उसकी नस्ल क्या है, अलग है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। अब आया भाई पियाजे। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा बताते हैं? बच्चा इसमें क्या कर रहा है बताओ आप। जो है जागृति जो है इस क्वेश्चन में क्या कर रही है? उसने एक कुत्ता देखा जो उसके कुत्ते जैसा ही है मगर दिखता अलग है, और उसने उसको भी कुत्ता ही बोला है। केंद्रिता नहीं, ये कोई जिद नहीं कर रही है वहां पे। वस्तु स्थायित्व तो नहीं है, वस्तु स्थायित्व का कोई मतलब नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं कर रही है अपनी बात को, ठीक है। और वो क्या कर रही है, समायोजन कर रही है कि ये भी एक कुत्ता है, भले ही अलग दिखता है। तो कैसे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसिमिलेशन। उसने अपने स्कीमा में क्या किया, स्कीमा जो है, स्कीमा वर्ड तो आपको पता होगा। स्कीमा में जो है उसने अपने पहले से एक डॉग था, ठीक है, और वो मान लो अब उसके पास था जर्मन शेफर्ड, ठीक है। उसने एक और देख लिया, वो क्या है, वो बुल है, बुलडॉग है। मगर उसने जो अपने स्कीमा में जो है डॉग वाले इसको ही फिट कर लिया कि बुलडॉग भी कुत्ता ही होता है और जर्मन शेफर्ड भी जो है एक कुत्ता ही होता है। और ये उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसके को कुत्ते के बारे में पहले से पता है। बस उसने क्या किया, उसको पहले पता था कि ये ही एक कुत्ता होता है, फिर उसने जब दूसरा देखा तो इसको भी समझ लिया कि ये भी कुत्ता होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। हेरिडिटी, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुवांशिकता। पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसका निर्धारण करती है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सेक्स का, जेंडर का, एकेडमिक सक्सेस, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का। अब हेरिडिटी से क्या होता है, हेरिडिटी में क्या होता है, जो आपको आपके माता पिता से मिलता है, ठीक है, जिसको हम आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, जो एक्स वाई होता है मदर फादर से। अरे यार, मेरा तो एक्स वाई भी थोड़ा ज़्यादा ही एक्स वाई हो गया। चलो अब ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। तो ये मदर फादर से मिलते हैं, तो ये क्या डिसाइड करते हैं आपका? अब ध्यान देना है कि जेंडर जो है पहचान होती है,
वो अपने आप को क्या मानता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, शैक्षणिक सफलता का तो इससे कुछ लेना देना है नहीं, ये ऑप्शन कट गया। सीखने की शैली का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि उसका सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है, वो डिसाइड होता है इससे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला एक, क्योंकि वो क्योंकि क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। ये चीज तो सिर्फ यही आता है कि आप कैसे हो, आपका शरीर कैसा है, ये तो इस पे ही डिपेंड करता है, आनुवांशिकता पे ही। 17 नंबर पे फिर असर्शन, अभिकथन। ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किन्हें? बच्चों को। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को कक्षा में महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो दोनों की दोनों बातें एकदम ठीक है और ये बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? दोहराव, रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक। ठीक है, बिहेवियर किसकी पहचान है? ये थोड़ा सा हिंदी का तो जो है ऑप्शन लग रहा है खतरनाक वाला। इंग्लिश में देखते हैं। ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरेब्रल प्लेस्पी। ये तो भाई दिमाग की बीमारी है। ठीक है, तो ये तो बार बार नहीं हो सकता, ये तो किसी को बीमारी ही है। ठीक है, उसको लकवा ही मार गया है तो क्या ही बोलेंगे। उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन क्या है ये, अटेंशन डेफिसिट हाइपर। ठीक है, ठीक है, हाइपर एक्टिव है कोई, तो ये भी एक मानसिक बीमारी है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसने क्या बोला? रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक, दोहराव और बारंबार। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात तो नहीं, वो बार बार दोहरा रहा है किसी चीज को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल, बचेगा हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है? स्वलीन क्रम विकार। क्या होता है ये स्वलीन क्रम विकार? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, ऑटिज्म में क्या होता है कि जो सोशल स्किल्स होती हैं हमारी कम हो जाती हैं। क्या कम हो जाती हैं? सोशल स्किल्स। किसी भी बच्चे की या कोई भी जो है उसकी सोशल स्किल क्या हो गई है? कम हो जाती है। ठीक है, और वो एक ही जो है कोई भी काम बार बार करता है, उसको दोहराता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये गलत है या सही है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है? लर्नर फील्स एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो बच्चा है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करता है कब? गतिविधियां उसके संदर्भ से संबंधित होती हैं, यानी कि बच्चा जो है, आप उससे रिलेटेड कोई चीज बात करते हो तो वो अच्छे से सीखता है, या जिसमें दोहराव और अधिगम हो के दोहराव और क्या है, रटना। दोहराव रटना तो नहीं। सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा करोगे तो सीखेगा बढ़िया से, सक्रिय रूप से भाग लेगा बिल्कुल नहीं। उसको जो पहले से पता है उसको अलग ही कर दो, उसको मत पूछो कि भाई तेरे को क्या पहले से पता है, तो आपसे जुड़ेगा बिल्कुल नहीं। यही होगा
की गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो वो बात जानते हैं पहले से, ठीक है, जो वो मानते हैं, जो वो जानते हैं, उसी के बेस पर आप जो है पढ़ाओगे तो बच्चा सक्रिय रूप से शामिल महसूस करेगा। ठीक, हमेशा बच्चे की जो रियल लाइफ से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, रियल लाइफ, उसी के कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ाना है तो बच्चा आपसे सक्रिय रूप से शामिल होकर जुड़ेगा और पढ़ेगा। 20 क्वेश्चन, चलो भाई 20 क्वेश्चन तो कर लिए हमने। और याद रखना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। जो सीबीएसई है हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन डालता है, ठीक है। और घुमा फिरा के मैंने कई बार के पेपर देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही रहने वाले हैं, इसी के आसपास कि वो एक तो जो है 2 या 3, लगभग 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, जो है विचारकों के जो है उनके क्वेश्चन डाल देगा। और बाकी जो क्वेश्चंस यही होंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं उनका, और 1-2 असेसमेंट के क्वेश्चन होंगे। चलो यहाँ भी देखो, लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि सीबीएसई का पूरा फोकस बच्चे के ऊपर ही रह रहा है, तो कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टीज शिक्षण सीखने की अक्षमताओं और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, क्या होता है उनमें? नज़र कमजोर होने का करने में परेशानी होती है, नहीं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, चलो कुछ हद तक हो सकती है, मगर फिर भी पढ़ने कैसे क्या लेने दें, कुछ नहीं, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर वर्ड को भ्रम होता है, ठीक है, ये है, ये रियल प्रॉब्लम है कि बच्चा 6 को 9, 9 को 6 बोल सकता है, ठीक है। वो जो है क और फ में कंफ्यूज हो सकता है, ठीक, ये सब तो रियल चीज़ें हैं। और ये लर्निंग जो है डिसेबिलिटी हो गया कि बच्चा जो है अक्षर या वर्ण को लेकर के भ्रम में रहता है। इसका आंसर वैसे यही है, ठीक है, 3। मानक बुद्धि परीक्षण और ये आईक्यू के बारे में, तो आईक्यू का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, तो यही है इसका आंसर कि बच्चा बी को डी, डी को बी, ये समझ लेता है लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ठीक हो जाती है। आईक्यू ही किसी का कम है तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है ना, ये तो कठिनाई नहीं है, तो एक प्रॉब्लम हो गई, तो इसका आंसर 3 रहेगा, ठीक है। 21, ऐसे बच्चे जिन्होंने, क्या भाई है, ऐसे बच्चे जिन्होंने, यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाता है। अच्छा, थोड़ा सा भाई ट्रांसलेशन बड़ी गड़बड़ है इनकी, चलो यहाँ देख लेते हैं हिंदी में, तो देख लिया, इंग्लिश में देख लेते हैं। पीरियड वेयरिंग डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, बाय एनवायरमेंटल सपोर्ट इज कॉल्ड, ठीक है। एनवायरमेंटल सपोर्ट से जो है डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? डिडक्टिव, नहीं। नेटिव पीरियड, नहीं, नेटिव पीरियड भी नहीं। इंट्यूटिव पीरियड, सहज काल, बड़ा सही लग रहा है ये, सहज काल, वह इन्वायरमेंट से हो रहा है, मगर ये भी नहीं है इसका आंसर। तो इसका आंसर है सेंसिटिविटी पीरियड। यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग अगर इन्वायरमेंट से हो रही है तो सहज नहीं हो रही है, यहाँ जो है आप सीख रहे हो, इसमें क्या है, आप सीख रहे हो, स्टिमुली होगा, ठीक है, स्टिमुली होगा, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है।
तब एक नई जो है लर्निंग आएगी, एक नई लर्निंग होगी आपको, ठीक है। तो ये सेंसिटिव पीरियड इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर पे आ गए हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? स्टीरियोटाइप्स जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर टाइपिंग, क्या है ये बताइए आप। देखो फिर से क्वेश्चन आया ना, जो है इंक्लूसिव, जो है ना इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। सीटेट में भाई इसके जो है 3 4, कभी कभी तो 5, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लो यहीं से, ठीक। तो ये भी इसी बारे में ही है कि जो है वेरियस जेंडर को जो है क्या कहा जाता है, पूर्व कल्पित, है ना। ये देखो पूर्व कल्पित, पहले से क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं कहा जाता, उसको रूढ़िवादिता ही बोलते हैं। रूढ़ि मतलब पहले से ही आपने किसी चीज को मान लिया है तो रूढ़ी हो गई एक तरीके से ना, उसको रूढ़िवादिता ही कहेंगे, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। उसके बाद आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक समावेशी शिक्षा, एक समावेशी कक्षा, सॉरी शिक्षा नहीं कक्षा, एक समावेशी कक्षा। अभी मैं आपको बता रहा था पीछे, मैंने तो वैसे सारे क्वेश्चन देखे भी नहीं है क्या क्या थे, तो पीछे मैं कह ही रहा था कि 3 4 क्वेश्चन तो जो है ये इसी से ही आते हैं। इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया ना, इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। में क्या होता है, बच्चे पाठ्यक्रम पे काम करते हैं हमेशा ना, नहीं करते। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वो कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित रूप में देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, विशेष हो चाहे बच्चा, सब बच्चे बराबर हैं। उसके बाद सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है। न तो समान पाठ्यचर्या का पालन किया करवाया जा सकता है सभी बच्चों से, और न सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षागम शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बच्चा डिफरेंट है तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पेडागोजी नहीं होती, ये डायनामिक होती है, हमेशा डायनामिक ही होगी बच्चे के हिसाब से, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा सेकंड, 23। उसके बाद 24, 24 नंबर, क्रिटिकल थिंकिंग। पीछे भी एक क्वेश्चन हमने देखा था क्रिटिकल थिंकिंग, फिर से क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को जानकारी याद करने के लिए नहीं। छात्रों का आकलन, आकलन कहाँ हो रहा है यहाँ पे भाई, सोच, सोच में आकलन का क्या काम हो गया। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान, क्या है भाई ये प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर, प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान के लिए सक्षम बनाना नहीं, प्रोसीजर का ज्ञान क्या करेगा इसमें, प्रोसीजर तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग में थोड़ी ना आएगा, वो तो मैकेनिकल थिंकिंग हो गई। तो क्या बनेगा इसका आंसर, था थर्ड ही बनेगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स इन एनालिसिस, क्या करती है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस करती है, उसको बिल्कुल
याद रख लो आप। दिस इज, ठीक है। 25 नंबर, सामाजिक रचनावादियों, क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम व्यक्तिवादी है, अलगाव होता है, नहीं। अधिगम केवल कक्षा का या औपचारिक शिक्षक विन्यास होता है, नहीं भाई। केवल औपचारिक थोड़ी होता है, स्कूल में ही थोड़ी कोई सीखता है या क्लास में, वो तो सब जगह सीखते हैं हम लोग। नहीं, ये भी नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, वाह शाबाश, नहीं बिल्कुल नहीं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई। सोशल के बारे में बात कर रहा है ना सामाजिक रचनावादी, तो क्या करेगा? सोशल कंस्ट्रक्ट ही करेगा कुछ भी, तो सामाजिक प्रक्रिया होगी अर्थ निर्माण की, ठीक है, समाज के काम की जो है प्रक्रिया जो है वो अधिगम है। अब आपको जो है बताना है कि ये जो है सोशियो कंस्ट्रक्ट वाले जो हैं कौन कौन से जो है विचारक थे इसके, ठीक है। सोशियो कंस्ट्रक्ट वाले जो विचारक वो आपको बताने हैं मुझे कमेंट करके। चलो एक तो मैं आपको बता देता हूँ, वाई गोस तकी, ठीक है। अब आपको दूसरा कोई एक बताना है, 26 नंबर। 26 नंबर पे देखते हैं क्या था। वही ये फिर से अभिकथन, मुझे लग रहा है कि 7-8 अभिकथन तो हमने कर ही लिए होंगे। तो पहला कथन है भाई, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, काहे को नहीं करते? ये पूछ अगला होना चाहिए ना कारण, इसका कारण तो होना चाहिए। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ये ऐसा होता है तो कई बच्चे नहीं भी बोलते हैं 20-20 महीने तक, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है हर बच्चा डिफरेंट होता है, सबका विकास भिन्न होता है। बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे, तो ए और आर दोनों सही हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? क्वांटिटिव मात्रात्मक, गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव भावनात्मक, संज्ञानात्मक। क्या है ये? बच्चे की हाइट लंबाई बढ़ गई, 3 फुट 5 इंच का हो गया, वजन बढ़ गया 20 kg का हो गया, क्या है ये? क्या है? गुणात्मक है, उसके गुण में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, भाव में परिवर्तन हुआ नहीं, क्या बढ़ा उसका? संज्ञानात्मक, उसका सोच समझ बढ़ गई क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बढ़ा? क्वांटिटी बढ़ गई है कुछ उसकी, मात्रात्मक हो गया, ठीक है जी। 1 नंबर इसका आंसर हो गया। अब आते हैं 28 नंबर पे, हैंज दुविधा। अभी हैंज दुविधा किसको पता है? जिसको भी हैंज दुविधा पता है, हैंज डायलेमा, वो जो है नीचे कमेंट करके बता देगा कि ये जो है किसने इसके बारे में बात की थी, इसका थिंकर कौन है, ठीक है। इसका थिंकर आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैंज दुविधा को पेश किए जाने पर अणुमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है,
लेकिन यह उचित है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? कौन सी अवस्था में है? देखो भाई, आंसर तो इसका क्वेश्चन में ही था कि कोहलबर्ग की थ्योरी है, ठीक है, जिसमें वो जो जाता है अपनी बीवी की, बीमार बीवी के लिए पैसे नहीं होते हैं तो दवा चुरा लेता है। तो ये जो है मोरल थ्योरी जो है, कोहलबर्ग की जो है मोरल थ्योरी, ठीक है, इसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है कोहलबर्ग की, वहां से क्वेश्चन है कि भाई हेंज की जो है दुविधा पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि इन परिस्थितियों के लिए कानून ही नहीं बना है कि जब ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी वाइफ बीमार हो, आपके पास पैसे न हो, आप दवा चुरा लो, तो क्या किया जाए। तो इस स्थिति में दवा लेना सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तो क्या कह रही है इस बारे में? तो सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में कि सामाजिक सरोकार और विवेक की अवस्था में है। नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको अभी सरोकार के बारे में ज्यादा नहीं पता मालूम, ठीक है। नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत आधार और लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून, दंड की ओर उन्मुख आज्ञाकारिता, यांत्रिक उद्देश्य और विनियम है। अब ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोल नहीं रही है कि उसे नहीं करना चाहिए था, कि उसे पुलिस पकड़ लेगी, या फिर उसे ले लेना चाहिए था चाहे जो भी हाल हो। वो तो यहाँ पर सीधी बात कर रही है ना, नैतिकता का विरोधाभास है यहाँ पे। इसका आंसर ही नहीं होगा दो। 29th क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? क्या करते हैं वो? जोखिम से मुक्त होते हैं, सीखने की क्षमता में जोखिम से मुक्त होते हैं। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। और क्या है चौथा? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो भाई क्या वो मतलब जोखिम से मुक्त होते हैं कि वो नहीं सीख, ठीक है, कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है? हो सकती है, तो ये तो सही नहीं है। उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से सभी, शैक्षणिक भी, सामाजिक भी, भावना तक सभी में, नहीं भाई सभी में नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, सभी में तो उत्कृष्ट नहीं हो सकता भाई। उसके बाद हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी समझ ना, हमेशा खुशी गलत बात है। ये हो सकता है कि और बच्चों की तुलना में थोड़ा तेज सीखते हैं, ठीक है। आंसर 4 हो गया इसका। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियानात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर के बाद क्या आता है? प्री ऑपरेशनल, सेकंड नंबर है ना ये, ठीक है। अरे कहाँ भाई, थोड़ा सा क्या कह रहा था मैं, सेकंड नंबर है ये। पूर्व संक्रियात्मक सेकंड नंबर की स्टेज होती है ना, सेंसरी मोटर के बाद आती है ये, ठीक है।
कितने साल से होती है? सेकंड नंबर की होती है तो समझ लो 2 से 7 साल, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 2 से 7 साल की होती है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सी विशेषता है इसकी? क्या करने लगता है बच्चा इसमें? वर्गीकरण कर लेता है क्या? नहीं, वर्गीकरण नहीं कर सकता है अभी, ज़्यादा क्लासिफाई नहीं कर सकता चीज़ों को, ठीक है। संरक्षण और अमूर्त चिंतन बिल्कुल नहीं, अमूर्त चिंतन भी नहीं कर सकता, और क्रमबद्धता भी नहीं कर सकता। नकल तो कर सकता है, नकल तो कर सकता है भाई, नकल तो कर सकता है मगर उसको उलट नहीं सकता, उसका उल्टा नहीं कर सकता, कि आप जो कर रहे हो सेम टू सेम उसका उल्टा ही करते नहीं कर पाएगा। हाँ, खेल सकता है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, प्रतीकात्मक खेल हो सकता है उसके। तो चलिए यहीं तक थे 30 क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूरे के पूरे 30 जो है सीटेट 2024 के जुलाई वाले दूसरे पेपर के, ठीक है। ये मैंने जो है आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। और आप लोगों को मैंने उसके ऐप के बारे में बता दिया है, आप ऐप जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऐप मैंने खुद बनाई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप ऐप को जो है 2 बार, ठीक है, 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट जो है बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो 100 नंबर तो बन जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि ऐप मैंने उसी तरीके से बनाई है कि आपके 100 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएं अगर आप इसको 2 बार कर लेते हैं ऐप को तो, ठीक है। जो जितने भी सेक्शन दे रखे हैं बस 2 बार, खाली हर चैप्टर 2 बार, और बिल्कुल एक्यूरेट जो है सीटेट का सिलेबस मैंने लिया है जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उससे, ठीक है, पूरा उसी तरीके से लिया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जैसे सिलेबस है बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऐप डेवलप की है। और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐप पर चार्जेस बहुत कम है, 50 रुपये से शुरू है, 1-2 महीने के लिए आप 50 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं, और अगर आप साल भर के लेना चाहते हैं तो बस 130 रुपये आपके लगेंगे। और ये भी इसलिए रखा गया है कि आप सीरियस होकर थोड़ा पढ़ें, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में जो है लेके आऊँगा सीटेट के जो है जनवरी वाले क्वेश्चन, सीटेट जो है 2024 के जैन वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या आएगा आपका, अगला वीडियो जो है उसमें हम लेके आएंगे सीटेट के 2024 का ही जैन का पेपर, ठीक है, जैन का सीपीडी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं 1-2 दिन में ही, मैं 1-2 दिन में ही जो है अगला पेपर डाल दूंगा।